नंबर 7, ये तो ट्रिक वाला क्वेश्चन आ गया। चलो, फॉर अ सुटेबली चोजन रियल कांस्टेंट ए, लेट अ फंक्शन एफ r माइनस माइनस ए टू आर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। क्यों आ गया ट्रिक वाला क्वेश्चन, कैसे पता पड़ा मुझे? क्योंकि मेरे को इस फंक्शन में जो फॉर्म नजर आया वो क्या नजर आया? लीनियर अपॉन लीनियर। क्या फॉर्म नजर आया? लीनियर अपॉन लीनियर। ठीक है, इसके लिए मेरे पास बहुत बढ़िया शानदार ट्रिक है, और अभी तुम देखो इसको चुटियों में सॉल्व कर देंगे। फर्दर सपोज दैट फॉर एनी रियल नंबर x इज नॉट इक्वल टू माइनस ए एंड एफ एक्स नॉट इक्वल टू माइनस ए, फॉफ x इक्वल टू एक्स। शानदार, फॉफ x इक्वल टू एक्स। अब भैया दिमाग के घोड़े चलाओ। फॉफ x इक्वल टू एफ का मतलब एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स होता है कि नहीं होता है? फॉफ x इक्वल टू एक्स का मतलब एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स होता है कि नहीं होता है? जल्दी। होता है? ठीक है भाई, राइट, होता है। ओके, परफेक्ट। अगर ये होता है तो इसका मतलब मेरा फंक्शन और उसका इनवर्स सेम है। अब ट्रिक आती है, जब भी लीनियर बाय लीनियर हो, ठीक है, लीनियर बाय लीनियर जब भी हो, तो पहले तो मैं ट्रिक लिख देता हूं। क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है, इफ योर एफ एक्स इज ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। ध्यान से समझना, लीनियर बाय लीनियर, फॉर्म भी समझ लो, पहले एक्स वाले कोएफिशिएंट्स फिर बाद में कांस्टेंट्स। अगर ऐसा है तो इसका जो इनवर्स होता है वो एक तो डायरेक्ट लिखना आना चाहिए अपने को। ठीक है, पूरा मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं। डायरेक्ट कैसे लिखना है? इसकी टोपी इसके सर। ठीक है, मतलब ये जो दोनों डायगोनल वाले इनके कोएफिशिएंट्स तो इंटरचेंज करने, मतलब डी आएगा यहाँ, ए आएगा यहाँ, तो यहाँ आएगा डी एक्स, यहाँ आएगा ए। पहली बात, इन दोनों का साइन बदल, इसकी टोपी इसके सर, इन दोनों का साइन बदल। क्या? ठीक है, दोनों डायगोनल वाले जो ए और डी है उनको तो इंटरचेंज करना है, कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज करने, और जो बाकी जो दूसरा डायगोनल है उसके साइन पलट देने। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस बी, और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस सी। दिस इज योर इनवर्स। खत्म। ठीक है भाई, लीडिंग डायगोनल में तो इसकी टोपी उसके सर, और दूसरे वाले डायगोनल में साइन पलट। समझ गए? तो ये तो इनवर्स हो गया। ठीक है, अब जो इसमें जो स्पेशल केस आ रहा है वो क्या आ रहा है कि अगर a प्लस डी जीरो हो जाए, मतलब अगर लीडिंग डायगोनल के कोएफिशिएंट्स का सम जीरो है, तो यू विल ऑलवेज गेट एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। लीडिंग डायगोनल के कोएफिशिएंट्स का सम अगर जीरो है, यू विल ऑलवेज गेट एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। ये ट्रिक है जो मैं यहाँ लगाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है और ये लीनियर बाय लीनियर है। तो सबसे पहला काम, मैं इसको मेरे फॉर्म में अरेंज कर देता हूँ। मेरा फॉर्म मतलब एक्स वाले एक साथ और फिर कॉन्स्टेंट्स, तो यहाँ आएगा माइनस एक्स प्लस ए अपॉन आएगा एक्स प्लस ए। ठीक है भाई, अब ये हमारे वाले फॉर्म से मैच करता है। अब अगर आप इसको मैच करा दो और आपको ये पता है कि एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स है, तो आपको फिर डेफिनेटली पता है कि लीडिंग डायगोनल के कोएफिशिएंट्स का सम क्या होगा? क्या होगा? जीरो होगा। इसका मतलब यहाँ क्या कोएफिशिएंट है? -1। यहाँ क्या कोएफिशिएंट है? a। सो -1 प्लस a इज 0, सो a इज 1। So what we have got is we have got the value of a। उसने हमें a नहीं दिया था, अब हमें a मिल चुका है। a जैसे ही मिल गया भाई तो फंक्शन आ गया। क्या आ गया फंक्शन? डालो a को, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, फंक्शन आ गया। उसने मेरे से पूछा f ऑफ माइनस हाफ। क्या पूछा? f ऑफ माइनस हाफ। x को डाला माइनस हाफ, x को माइनस हाफ डालूंगा तो ऊपर आएगा 1 प्लस हाफ, नीचे आएगा 1 माइनस हाफ, ऊपर आएगा 3/2, नीचे आएगा 1/2, 2 से 2 कैंसल्ड, क्या आंसर आया? 3। So the answer of this question is option D, which is 3. All right, question number 8 in front of you now. Question number 8. What are you given now? Let R1 and R2 be two relations. अब दो relation define किया R1 and R2. ठीक है, दोनों ordered pairs है AB belongs to R square. R square मतलब समझ गए? R cross R. R cross R मतलब A भी रियल नंबर है, B भी रियल नंबर है। ठीक है, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रैशनल नंबर है। क्यों? मतलब रैशनल नंबर। ठीक है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आपको क्या चाहिए? रैशनल। एक बार तो रैशनल चाहिए, एक बार नॉट रैशनल चाहिए। बहुत बढ़िया, सिंपल नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बना रखा है। तो अब आपको क्या चेक करना है? ऑप्शंस में क्या पूछ रहा है? देखो, ट्रांजिटिव चेक करना है। R1 R2 ट्रांजिटिव है या नहीं है? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव याद है क्या होता था? याद है ना भाई? A B से है, B C से है, तो A C से है।
ठीक है, ए बी से है, बी सी से है, तो ए सी से होगा। चलो पहले R1 की बात करते हैं। ठीक है, R1 में अगर ए बी से है, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसा नंबर है भाई? रैशनल। यही सवाल हमें बोलता है कि अगर ए बी से कनेक्टेड है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रैशनल होना चाहिए। फिर अगर बी सी से कनेक्टेड है तो फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी रैशनल होना चाहिए, राइट? तो मेरे को ये चेक करना है कि क्या ए सी से कनेक्टेड है, मतलब क्या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रैशनल है हमेशा, ये मुझे चेक करना है। ये दोनों तो मुझे दे रखे कि अगर ए बी से है, बी सी से है, तो क्या ए सी से होगा, ये हमें चेक करना है। अब जरा अपन एक काम करते हैं, लेट्स द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन इज टू टेक सम एग्जांपल, ट्राई टू सर्च फॉर अ काउंटर एग्जांपल। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि ए और बी रियल नंबर्स है, रियल है, ठीक है, याद रखना, रैशनल नहीं है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, रियल है और वहां रैशनल, ए और बी को भी रैशनल ले लेते, ऐसा नहीं, ए और बी रियल है। सी सर्चिंग फॉर एन एग्जाम्पल इज इजी, बट सर्चिंग फॉर अ काउंटर एग्जाम्पल इज डिफिकल्ट। एग्जाम्पल तो आपको बहुत मिल जाएंगे, जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ऐसे आपको बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि आप इंटीजर लोगे या कुछ लोगे तो सेटिस्फाई कर जाएंगे। लेकिन काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने के लिए तुम्हें उल्टा सोचना है, ठीक है, और वही तुम्हें यहाँ सोचना है कि क्या तुम ऐसा कोई ए बी सोच सकते हो जिससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रैशनल आ जाए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रैशनल आ जाए, लेकिन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रैशनल नहीं है। सी इतना मुश्किल भी नहीं है, जस्ट थोड़ा सा दिमाग के घोड़े चलाओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तुम्हें रैशनल चाहिए। चलो मैं ऐसा ले लेता हूं कि मेरा ए स्क्वायर है 2 + √3। बेस्ट तरीका क्या हुआ, रैशनल इरेशनल का मिक्सचर ले लो, ठीक है ना, रैशनल इरेशनल का मिक्सचर ले लो। चलो भाई ये ले लें, 2 + √3, 2 - √3 ले लेते हैं। तो मेरे को पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। सर ए स्क्वायर आपने इरेशनल कैसे ले लिया? बेटा ये कहाँ दे रखा है कि ए रैशनल है या इरेशनल है, तो कुछ दे ही नहीं रखा। तो ए स्क्वायर तो इरेशनल भी हो सकता है। तो मान लिया ए स्क्वायर ये है, ठीक है, बी स्क्वायर ये है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो रैशनल होगा, यानी ये सेटिस्फाई हो गया, होगा ना रैशनल, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब दूसरे केस में मेरे को बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी रैशनल चाहिए। अब देखो बी स्क्वायर तो मेरा ये है ही, बी स्क्वायर तो भाई वही लेना पड़ेगा ना जो पीछे ले रखा है। सी स्क्वायर ऐसा लेना है जिससे इन दोनों में इरेशनल पार्ट कट जाए। ओके, जस्ट थिंक अबाउट इट, कैन आई टेक सी स्क्वायर एज √3? वो बड़े आराम से काउंटर एग्जांपल बना सकते, ये एकमात्र एग्जांपल नहीं, ऐसे इनफाइनाइट एग्जांपल्स, लेकिन सोचना किस लाइंस पे है वो बता रहा हूँ। तो मैंने सी स्क्वायर को √3 ले लिया। अब तुम देखो अगर तुम इन दोनों को ऐड करते हो तो √3 कट गया और फिर से रैशनल आ गया, यानी ये भी सेटिस्फाई हो गया, राइट। लेकिन क्या ये सेटिस्फाई होगा? क्या इसको और इसको जोड़ने पे आर वी गेटिंग रैशनल? 2 + √3 + √3, आर वी गेटिंग रैशनल? नो, दैट मीन्स इट इज नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है। अब तुम बोलोगे सर ये तो एक ही केस हुआ जिसमें नहीं है। बेटा एक ही केस सफिशिएंट होता है, काउंटर एग्जांपल एक ही बहुत है, एक बार सेटिस्फाई नहीं मतलब सेटिस्फाई नहीं। तो भाई R1 तो ट्रांजिटिव नहीं है, ये तो पक्की बात है, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, इसका तो काम खत्म, ठीक है। अब हम आ जाते हैं R2 पे, R2 पे आ जाते हैं, ठीक है। R2 के लिए भी वही काम है, ए बी जो है अगर वो रिलेटेड है तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रैशनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बी सी है तो फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी रैशनल नहीं होना चाहिए। अब हमें चेक करना है कि भाई क्या ए सी है, तो अगर ए सी हुआ तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रैशनल नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ये बात सही है, ये हमें चेक करना है। ये दोनों तो हमें दे रखे हैं, हमें ये चेक करना है, राइट। सो अगर तुम्हें पिछला वाला मेरा सेटअप समझ में आया तो अब तुम इसके लिए काउंटर एग्जांपल प्रोबेबली खुद ही बना लोगे कि नहीं? चलो फटाफट कोशिश करके देख लो एक बार, पहले हमेशा पॉज करके कोशिश किया करो, ठीक है। सो इफ यू कैन सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे को रैशनल नहीं चाहिए, अच्छा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो क्या कर लें? तो इसमें तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसमें तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं भाई। इसको 2 ले लेते हैं, इसको √3 ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रैशनल नहीं है, ठीक है। फिर बी स्क्वायर मेरा √3 है ही, सी स्क्वायर को फिर कुछ ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है, तो और आसान है बनाना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया, इरेशनल आ गया,
right? So it is not rational, satisfied. This is satisfied. B square plus C square, it is irrational, so it is satisfied. बट क्या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी ये प्लस ये क्या वो इरेशनल आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है 2 + 4 विच इज 6 विच इज रैशनल. नॉट रैशनल क्या हो गया? गलत. मतलब ये क्या हो गया? गलत. और ये गलत मतलब ये भी ट्रांजिटिव नहीं, तो ये भी ट्रांजिटिव नहीं. समझ में आ गई बात? So the answer is neither R1 nor R2 is transitive. Second option is the correct answer. JEE Main September 2020. ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना है इसको उड़ाना, मुश्किल नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 JEE Main September 2020. क्या पूछ रहा है? देखो डोमेन पूछ रहा है. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. डोमेन ऑफ अ फंक्शन, साइन इनवर्स फंक्शन दे रखा है और आपको डोमेन पूछ रहा है. साइन इनवर्स की अगर मेरे को डोमेन चाहिए तो मेरे को पता है कि साइन इनवर्स के अंदर जो नंबर है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए. तो डेफिनेटली मैं क्या बोलूंगा कि ये जो मॉड ऑफ x + 5 है अपॉन x² + 1 है, ये जो भी नंबर है मेरा वो -1 से तो बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए, तब जाके ये डोमेन सेटिस्फाई होगी. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं. अच्छा एक चीज उससे पहले थोड़ा सा दिमाग लगा. ये मॉड x + 5 कैसा नंबर है? पॉजिटिव. ये x² + 1 भी कैसा नंबर है? पॉजिटिव. दोनों ही पॉजिटिव है. और जब दोनों पॉजिटिव है तो -1 से बड़ा तो वैसे ही सेटिस्फाई हो गया, तो इस वाले पार्ट की तो जरूरत ही नहीं है. समझ में आई बात? इस वाले पार्ट की जरूरत कब होती? जब ये नेगेटिव होता. पर ये तो नेगेटिव है ही नहीं, तो इसका मतलब इस पार्ट को तो मैं सीधे सीधे हटा सकता हूँ. तो मेरे को खाली ये देखना है कि ये <<1 है कि नहीं, यही चेक करना है. दैट्स इट. <0 तो ये ऑलवेज है. ठीक है. अब उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं बिकॉज ये पॉजिटिव है. सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई दिस. Mod x + 5 <= x² + 1. I can cross multiply because it is positive. ठीक है. So that gives me finally, it gives me x² minus mod x plus, sorry, -4 is greater than equal to 0. Can you see that you're getting a quadratic inequality, including a modulus? X² minus mod x minus 4 is greater than equal to 0. So we have ended up with this quadratic inequality. And how do we solve such a quadratic inequality? You know how do we solve such a quadratic inequality? Definitely we can solve it because यहाँ mod x है और यहाँ mod x का ही स्क्वायर है. इसको आप ऐसे भी तो पढ़ सकते हो. mod x का स्क्वायर माइनस mod x minus 4 is greater than equal to 0. ऐसा पढ़ सकते हो ना? कहाँ दिक्कत है? पढ़ सकते भाई. x² और mod x का होल स्क्वायर सेम होता है. ठीक है. अब अगर मैं mod x को एक बार के लिए t मान लूं, t मान लेते हैं. ठीक है. t² minus t minus 4 greater than equal to 0 आ गया. बिल्कुल आ गया. अब देखो भाई स्प्लिट हो रहा है क्या? तो 4 × 1 4 है और यहाँ -1 है, तो स्प्लिट तो नहीं होता. स्प्लिट नहीं होता तो अलग से रूट्स निकाल लो. अलग से रूट्स निकालने का मतलब ये हो गया कि -b + √b² - 4ac/2 है. तो -b कितना हुआ? 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 16 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2. तो ये आएगा 1 ± √17/2. अग्रीड. इसका मतलब दो रूट्स आते हैं, 1 + दिस एंड 1 - दिस. ये दो रूट्स मेरे पास आते हैं. ठीक है. जब दो रूट्स आते हैं तो यहां से जो वेवी कर्व मेथड है वो मेरे को क्या बोलेगा कि इसका जो पहला रूट है वो 1 - √17/2 है और इसका जो दूसरा रूट है वो 1 + √17/2 है. ये दो रूट्स हैं. ठीक है भाई. ये दोनों रूट्स हमने प्लॉट कर लिए. ठीक है. अब ये दोनों रूट्स प्लॉट करने के बाद मेरे को ये पता है कि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस. मेरे को सॉल्व किसके लिए करना है? प्लस के लिए. इसका मतलब या तो मेरा आंसर ये है या फिर मेरा आंसर ये. दो में से ये एक आंसर होना चाहिए. ठीक है. तो इससे मेरे पास क्या आता है कि t is greater than equal to 1 + √17/2 or t is less than equal to 1 - √17/2. I've got this. But remember what was t? T was mod x, right? So that means mod x या तो मेरा 1 + √17/2 से बड़ा है. ठीक है. और या फिर मेरा जो mod x है वो 1 - √17/2 से छोटा है. ठीक है. अच्छा अब mod x जो है वो 1 - √17/2 से छोटा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये नेगेटिव है और mod x मेरा नेगेटिव हो ही नहीं सकता. ये नेगेटिव है ना, √17 4.1 समथिंग, तो ये नेगेटिव हो गया. राइट. तो ये तो रिजेक्ट हो गया भाई. तो इसका मतलब ये ही रिजल्ट हो सकता है कि mod x जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए. सो यू कैन क्लियरली सी कि mod x किससे बड़ा है भाई? 1 + √17/2 से बड़ा आ गया. तो अब तो हमें पता ही है इसके बाद क्या आंसर होता है. एंड दैट गिव्स यू द आंसर एज ऑप्शन सी. आ गया ना? यही तो पूछ रहा है. तो a की वैल्यू यही तो हुई 1 + √17/2.
या तो इससे बड़ा होगा या फिर इसके नेगेटिव से छोटा होगा। यही मॉड एक्स का सोल्यूशन होता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस रूट 17/2, ठीक है, और x लेस देन इक्वल टू -1 माइनस रूट 17/2, तो वही ये चीज बोल रहा है, तो a की वैल्यू 1 प्लस रूट 17/2। ओके, देन 10th क्वेश्चन क्या बोलता है, fx इज साइन इनवर्स ऑफ साइन x एंड gx इज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन बोलता है fx इज इक्वल टू gx फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 टू π/4। अब देखो, अगर मैं इस x को 0 से π/4 के बीच में रखूंगा तो ये साइन इनवर्स एज इट इज खुलेगा विदाउट एनी करेक्शन, मतलब fx मेरा x होगा। अच्छा, यहाँ पे जब मैं 0 से π/4 रखूंगा तो cos इनवर्स भी एज इट इज खुलेगा, दोनों की रेंज में लाई करता है, तो ये भी x देगा, तो x इक्वल टू x, यस, दैट मींस दिस इज करेक्ट। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है, उसने इनकरेक्ट पूछा है। ओके, लेट्स गो टू द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कहता है fx लेस देन gx फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू π/2 से 3π/4। π/2 से 3π/4 में बोल रहा है। अब देखो, ये जो π/2 से 3π/4 है वो cos की तो प्रिंसिपल रेंज में है, मतलब cos इनवर्स तो वही आंसर देगा जो इनपुट है, मतलब gx का जो आंसर है वो तो यही रहेगा जो दे रखा है, जो तुम डालोगे वही आंसर आ जाएगा। लेकिन fx जो है साइन इनवर्स, उसकी रेंज तो π/2 पे खत्म हो जाती। इसका मतलब इस तरीके का इनपुट जब मैं साइन x के अंदर डालूंगा तो उसका जो आउटपुट आएगा वो इससे छोटा आएगा, क्योंकि उसमें करेक्शन लगता है पाई माइनस थीटा। इसका मतलब इसमें से पाई सब्ट्रैक्ट होने के बाद fx आएगा, तो डेफिनेटली fx जो आएगा ना वो इस इंटरवल से छोटा आएगा, एंड दैट मींस fx लेस देन gx इज करेक्ट। दैट मींस fx लेस देन gx इज करेक्ट। gx विल ऑलवेज बी मोर, क्योंकि gx तो जो डाल रहे हैं वही आ रहा है, जबकि fx करेक्शन लगने के बाद आ रहा है। थर्ड ऑप्शन बोलता है fx लेस देन gx फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू पाई टू 5π/4। अच्छा, पाई से 5π/4 अगर हम देखें तो पाई से 5π/4 में सिंपल एक चीज समझो तुम, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी कैसा होता है? नेगेटिव, और कॉस भी कैसा होता है? नेगेटिव, राइट। इसका मतलब इस साइन इनवर्स को जो इनपुट मिला वो नेगेटिव मिला, और साइन इनवर्स के अंदर जब नेगेटिव इनपुट डालते हैं तो आउटपुट भी नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब fx तो नेगेटिव आएगा, जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। cos x हमारा कैसा है? नेगेटिव, लेकिन cos इनवर्स के अंदर जब नेगेटिव इनपुट जाता है तो भी आउटपुट पॉजिटिव ही आता है, क्योंकि cos इनवर्स की रेंज 0 से पाई, ठीक है कि नहीं, ये नेगेटिव आउटपुट दे ही नहीं सकता। इसका मतलब gx कैसा आएगा? पॉजिटिव, तो ये भी करेक्ट हो गया भाई, नेगेटिव तो पॉजिटिव से छोटा होता ही है। दैट मीन्स दिस इज द ओनली इनकरेक्ट ऑप्शन, तो यही मेरा आंसर होना चाहिए। इसको वेरीफाई कर सकते हो, हालांकि 3π/2 से 2π कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में क्लियरली cos x कैसा होगा तुम्हारा? पॉजिटिव, और sin x कैसा होगा तुम्हारा? नेगेटिव। इसका मतलब डेफिनेटली फिर से gx विल बी मोर देन fx, क्योंकि fx तो मेरा नेगेटिव ही आएगा अभी भी, और gx मेरा पॉजिटिव आएगा, तो ये होना चाहिए था, तो उसने उल्टा दे रखा। सो दिस इज द रॉन्ग वन, सो आंसर शुड बी डी ऑप्शन, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बाकी ऑफ कोर्स ग्राफ बना के भी कर सकते हो, साइन इनवर्स साइन एक्स और कॉस इनवर्स कॉस एक्स का वो वी शेप्ड ऐसे ग्राफ बनता रहता है, वो बना के भी कर सकते हो, लेकिन जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही ऑप्शंस देख के समझ में आ गया। क्लियर? ओके गाइस, सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो सेशन। जैसा मैंने कहा, जेईई एडवांस वालों बन रही है सीरीज स्टार्ट, मतलब इट इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग रिलीज्ड, सो प्लीज वेट, आने वाली नई सीरीज। एंड ऑफ कोर्स आपने कमेंट सेक्शन में टॉपिक का नाम नहीं लिखा है, नेक्स्ट टॉपिक क्या करना चाह रहे हो बताओ, वरना मेरी तरफ से द नेक्स्ट टॉपिक हैज टू बी डिफरेंशिएशन, ठीक है, दैट कंप्लीट्स लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड फंक्शंस फ्रॉम माय साइड। ओके, यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन जॉइन दैट चैनल फॉर मोर प्रैक्टिस पेपर्स, क्वेश्चन बैंक एंड डाउट सॉल्विंग, ठीक है। आई विल अपलोड as and when I'll get more subscribers to that, I will add question papers, DPPs and question bank to it, and you can ask your doubts also there. तो उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। तो तुम्हें अगर लगा हो कि वीडियो में कुछ काम की चीजें हैं तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।